बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। यूँ तो हर रोज़ नई ख़बरें हैं, मगर इस्लामाबाद के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट की ख़बरें भी हैं, पार्लियामेंट की ख़बरें भी हैं, पॉलिटिकल ख़बरें तो रोज़ ही होती हैं। असल जो ख़बर है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से निकल रही है, जहाँ पे एडिशनल रजिस्ट्रार का जो तौहीन अदालत का मुकदमा था वहाँ से वो नोटिस वापस लिया गया, लेकिन उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने कुछ अहम रिमार्क्स दिए हैं। और वो अहम रिमार्क्स जो हैं वो ये हैं कि अदालती वक़ार के पेश नज़र जो कमेटियाँ बनाई गई हैं उनको तो हम नोटिस नहीं कर सकते, अलबत्ता चीफ जस्टिस हमेशा इस मामले को हमेशा के लिए तय करने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। अच्छा, इसी मामले के ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील में एक और जो अदालत है वो भी लगी हुई है, जो कि 6 बेंचेस यानी 6 अरकान पे मुश्तमिल है, और उनकी तरफ से इसके ऊपर काफ़ी इजहार नाराज़ी हुआ और इस पर कहा गया जमाल बंदोखेल साहब की जानिब से कि क्या चीफ जस्टिस साहब जो है उनको तौहीन अदालत के अंदर अब जो है वो शामिल कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अचंभे वाली बात है, यानी अदालत के अंदर अदालत जो है वो लगी हुई है, 2 अदालतें इस वक्त बैठी हुई हैं, और देखा जाए तो पाकिस्तान का जो आइनी निज़ाम है, पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, ये बहुत अहम होगा जानना, और इसके नतायज क्या निकल सकते हैं, इसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल स्टोरीज़ हैं उसी में अगर आप देखें पीका एक्ट, खैर लेजिस्लेशन तो इसके ऊपर हुई है, लेकिन पाकिस्तान की तमाम जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज का फ़ैसला किया है। कल जो है वो एहतजाज किया जाएगा, हमारी जो यूजेज़ हैं वो इसके ऊपर एहतजाज करेंगी, और इसके साथ साथ आज भी पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला थी उसके अंदर इसको मंजूर कर लिया गया है, और इस मंजूरी के दौरान जो है वो इसमें वोट खुद फैसल सलीम साहब जो कि चेयरमैन है कायमा कमेटी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी वोट किया है इसके अंदर। दिलचस्प बात यह है कि इसके ऊपर वॉकआउट भी हुआ है, कौमी असम्बली के अंदर भी बाइकआउट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब इसको मंजूर किया जा रहा था, और सेनेट के अंदर भी जो है वॉकआउट देखने को मिला। मगर असल बात यह है कि क्या अपोजिशन को वॉकआउट करना चाहिए था, ये एक बहुत अहम सवाल है, और इसके जो नुकसानात होंगे सहाफ़त को वो क्या होंगे, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। सेनेट के हवाले से बात हो रही है तो अजीब मिजाज है इस वक्त के पाकिस्तान के अंदर कानून का कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स सेनेटर एजाज चौधरी साहब जो तहरीक इंसाफ के उनके जारी हो चुके हैं। 13 जनवरी को उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जारी किए, मगर आज तक उनको ऐवान में प्रोड्यूस नहीं किया गया। 14 जनवरी से लेके अब तक उनके अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। सुनने में ये भी आया, बल्कि गिलानी साहब ने कहा भी है कि चूंकि अमल दरामद नहीं हुआ इसलिए वो सदारत इस वक्त सेनेट की नहीं कर रहे। वो क्या कह रहे हैं, ज़रा गिलानी साहब को सुनिएगा। As far as the production order is concerned, since then I am not presiding. नहीं, मैं प्रेजाइड ही नहीं खाता, उस दिन से मैंने प्रेजाइड। कैसे चलेंगे ये मामलात, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी उखाड़ पिछाड़ है। क्यों हटाया गया है अली अमीन गंडापुर साहब को खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से, और क्यों दिया गया है जुनैद अकबर साहब को, कौन सी जारहाना बैटिंग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक नई सियासी पिच के ऊपर करेगी, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। और जुनैद अकबर साहब का आना क्या मानी रखता है, इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। सुनिएगा जुनैद अकबर साहब ने क्या कहा है अपनी हिकमत अमली के हवाले से। 8 फरवरी की जो तैयारियां हैं इंशाल्लाह ताला वो जोर से करेंगे। छोटी छोटी इशू पे इख्तिलाफ होता है और ये जमहूरियत का हुस्न है। फोकस जो 8 फरवरी के एहतजाज पर पार्टी की क़यादत फैसला करेंगे कि हमने जलसा करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना है, या इस्लामाबाद की तरफ लाग करना है। तीनों ऑप्शन जो है हमारे पास है। अल्लाह ताला इस दफा हम तैयारी के साथ सोच समझ के आएंगे कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। ये यकीन दिलाता हूँ कि जब इस दफा खान साहब कॉल देंगे 24 नवम्बर को जो कॉल थी उस इंशाल्लाह बड़े लोग। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सड़कों पे आने की तैयारी में है, इसके ऊपर बात करेंगे। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा भी हैं, एडवाइज़र भी हैं प्राइम मिनिस्टर के, बहुत शुक्रिया। जनाब साद रसूल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर कानून भी हैं, और आप इनके जो पोलिटिकल तबसरे हैं, सियासी तबसरे, वो सुनते रहते हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, साबिक वज़ीर इत्तलात, सीनियर सहाफ़ी, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट शौकत यूसुफ ज़ई साहब,
साहब वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ उनसे दोनों मामलात बल्कि सारे मामलात पे बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का प्रोग्राम में। सबसे पहले साद रसूल साहब आपके पास आना चाहती हूँ, क्या लगता है आपको कि ये जो अदालत हो, सहाफ़त हो, सियासत हो या पार्लिमान हो, ये सब कुछ जो जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त, ख़ास करके अदालत के अंदर अदालत के जो मामलात आए हैं, ये कितने परेशान कुन हैं इस वक्त? देखिए 26वीं तरमीम के बाद जो तनाज़ा अदालत 26वीं तरमीम को अगर आप जिस भी एंगल से देखें, वैसे तो उसके अंदर बहुत सारी शिकों को अमेंड किया, लेकिन आप इसको जिस भी तरीके से देखें तो इसकी बुनियाद जुडिशल स्ट्रक्चर था। यानी कि अदालत में इसका जो मेन आइडिया था, जो इसकी बुनियादी 26वीं तरमीम की बातें थीं, वो इस बात से रिलेट करती थी कि अदालती निज़ाम कैसे चलेगा। एक, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, 2, आइनी बेंचेस कैसे तकर्रर होंगे, 3, अदालत के अंदर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती किस तरह की जाएगी जो एडिशनल जजेस हैं, और 4 के उसकी जुरिस्डिक्शन का तयन कैसे किया जाएगा, कौन से लोग कौन से मुकदमे सुनेंगे। ये 4 बातें 26वीं तरमीम के अंदर इंक्लूडेड थी। इससे पहले कि कोई और बात की जाए कि कौन ठीक है कौन गलत है, बहुत सीनियर वकला ने कहा कि ये ठीक है, आज़म तारड़ साहब की तरह के, लेकिन उनकी हुकूमत की सिंपैथी थी, और बहुत सीनियर वकला ने कहा कि ये गलत है, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट लोग मुनीर मलिक साहब की तरह के भी शामिल हैं और नेचुरली पीटीआई के वकला हजरात भी शामिल हैं। इस सब के बाद से 26वीं तरमीम के बाद से अब तक हम अदालत के अंदर कोई स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं कर सके। उस रात भी यही बात थी कि इससे अदालत के निज़ाम के अंदर इस तरह के इबाम पैदा हो गए हैं जिसको किसी तरीके से स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, जिसके बाद लोगों का अदालत के ऊपर एतमाद होगा। और हमने देखा कि अगले 2 महीने के अंदर, पिछले जो 2-2.5 महीने थे 26वीं तरमीम के बाद, इस तरह के एतराज़ात उठने शुरू हो गए। एक तरफ से कि जो लोग बेनिफिशरीज हैं 26वीं तरमीम के, यानी कि चीफ जस्टिस साहब और आइनी बेंच, वो अपने मुकदमात ना सुने। दूसरी साइड ने कहना शुरू कर दिया कि आप अगर सुनेंगे, यानी कि अगर ये बेनिफिशरीज नहीं सुनेंगे, दीगर लोग 26वीं तरमीम के मुकदमात सुनेंगे तो वो भी तो बेनिफिशरी हैं कि अगर 26वीं तरमीम खत्म हो जाए तो उनको पावर्स मिल जाएंगी जो आज आइनी बेंच के पास हैं। इस तकुदौ में, इस रस्सा कशी में, इस टग ऑफ वॉर के अंदर हमने पिछले 2-2.5 महीने गुजारे, जिसमें जजेस के लेटर्स भी थे, कुछ फैसले भी थे, दीगर चीज़ें भी थी। और अब बात पिछले 2-4 दिन से, ख़ास तौर पे इस हफ्ते से, इस नहज पे आ पहुंची है, जैसे कि आज की समात के अंदर भी बात हुई कि जब एक साइड को, एक ग्रोह को, ख्वाह वो सियासी ग्रोह हो या वकला का ग्रोह हो, कुछ जजेस पे पूरी तरह एतबार नहीं कि वो 26वीं तरमीम के बाद एक स्ट्रक्चर को वाजे कर दें कि कैसे अपॉइंटमेंट्स होंगी, कैसे केसेस मार्क होंगे, कैसे बेंचेस बनेंगे। उनको लगता है कि ये जजेस किसी वजह से बायस्ड हैं इसके अंदर। दूसरी साइड कहती है कि शायद दूसरे जजेस बायस्ड हैं, तो क्यों ना इसका एक हतमी फैसला कर दिया जाए और वो फुल कोर्ट के जरिए से हो, मगर आप सबको बिठा लें। मगर उसके अंदर जो सवाल उठ रहा है कि क्या चीफ जस्टिस को भी नोटिस जो है तौहीन अदालत का किया जा सकता है, क्योंकि ये जो नजर अब्बास साहब को हुआ है नोटिस, इस नोटिस लिया गया और उसके साथ ही ये बात भी कही गई कि क्यों ना हम तो कमेटियों को ये कभी पहले देखा था कि आप चीफ जस्टिस साहब को कहें कि हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत को कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे। सबसे पहले तो मैं मैडम कानून इसके अंदर वाजे कर दूं। हाँ। जुडिशल कैपेसिटी के अंदर जब कोई शख्स बैठा होता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट नहीं होती हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये बात वाजे है। यानी जब कोई शख्स जुडिशल कैपेसिटी में बैठा होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी कैपेसिटी में, ख्वाह वो हाई कोर्ट का जज भी हो, उसके खिलाफ रिट लाई करती है, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट लाई करती है। और मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूं, तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल है, तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के सिंडिकेट्स हैं। हर सिंडिकेट के अंदर कानून के ताबे एक हाजिर सर्विस जज बैठता है। ठीक है। सिंडिकेट फैसला करती है, अदालत एक हुक्म पास करती है, सिंडिकेट उसके खिलाफ कोई ऐसा फैसला कर देती है, आप कंटेम्प्ट इशू करते हैं जिसमें उस बॉडी को, जिसमें हाजिर सर्विस जज है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला कर रहा है, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट हो सकती है। इसकी ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, इसकी बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, इस तरह की सिर्फ सिंडिकेट्स की नहीं, बेतहाशा मगर ये कोर्ट है और पाकिस्तान की अदालत उज़्मा है। नहीं, सॉरी मैडम, अदालत उज़्मा को कंटेम्प्ट नहीं हो रहा, चीफ जस्टिस को इन इस जुडिशल कैपेसिटी का कंटेम्प्ट की बात नहीं हुई। तमाम जूरिस्प्रूडेंस को इकट्ठे करके अदालत ने यह वाजे किया आज के तफसील फैसले में कि प्रोसीजर्स की कमेटी जो मुकदमों के फैसले नहीं करती, कर ही नहीं सकती, उसके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि मुकदमों के फैसले करे,
وہ صرف یہ کر سکتی ہے کہ بینچز کو فارم کرے. یہ ایک ایڈمنسٹریٹو فنکشن ہے. عدالت نے آج فیصلے میں کہا کہ کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو فنکشن ہو, وہ کوئی شخص بھی کر رہا ہو, ایون جوڈیشل کمیشن ایڈمنسٹریٹو فنکشنز کرتا ہے. سوری میم, آخری جملہ کہ تمام ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز جس میں پروسیجرز کی کمیٹی انکلوڈڈ ہے, اس پہ آرٹیکل 189 اور 190 کے تابع رہتے ہوئے سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ لازم ہے اور کنٹیمپٹ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس کے آپ کیا کہیں گے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب اس کے پولیٹیکل اثرات بھی ہوں گے نا, کہ اگر کنٹیمپٹ وہ کہہ بھی دیتے ہیں, نہیں بھی کرتے, لیکن ظاہر ہے کہ ایک سائیڈ پہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. کیا لگتا ہے اس سے زیادہ نظام کو خطرہ ہو سکتا ہے, آئین کو خطرہ ہو سکتا ہے, کس چیز کو خطرہ ہے جس کی وجہ سے سب بات کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ اس کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ آئینی امینڈمنٹ کرنا جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے. پارلیمنٹ نے اپنا کام کیا اور آئین میں امینڈمنٹ کی جو 26ویں آئینی ترمیم تھی, اور اس کے بعد نیو سیٹ آف رولز بنے. اور یہاں بینیفیشریز کا لفظ جو ہے وہ بڑا استعمال کیا جاتا ہے کہ جی جو بینیفیشریز ہیں وہ ایک طرف ہیں یا دوسری طرف ہیں. بینیفیشریز نہیں ہیں. جو نیا آئین بنا, جو آئینی امینڈمنٹ ہوئی, اس کے مطابق وہ سسٹم چل رہا ہے. لیکن یہاں وہ لوگ ہیں جن کی دال نہیں گلی. اب ان کی نہیں اگر گلی تو وہ بار بار جو ہے وہ اپنے جو نئی امینڈمنٹ کے مطابق جو رولز ہیں جو بنے ہیں, اس سے وہ جب بڑھ کے کوشش کریں گے کہ وہ آئینی معاملات کے اندر جو ہے وہ کیا فائدہ ہے اس چیز کا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں دیکھیں فائدہ یہ ہے, یا پھر آپ کہہ لیں کہ جو فائدہ نہیں ہوا, جو کچھ ججز نے, جس نے چیف جسٹس بننا تھا وہ نہیں بن پائے, تو اب بار بار جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ چٹکی کاٹتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے. یا تو اگر ان کو یہ قبول ہی نہیں ہے آئینی ترمیم تو وہ پھر استعفیٰ دے دیتے ہیں. اگر وہ ان کو یہ جو ریالٹی ہے وچ ہیز ککڈ ان, حقیقت ہو گیا, نیا نظام آ چکا ہے, لیکن وہ پھر بھی بار بار جو ہے وہ اپنی حدود کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو اختیار ہے قانون سازی کا, وہ اب پھر ایک مرتبہ پھر اس کو چیلنج کیا؟ میں نہیں سمجھتا وہ چیلنج ہوگا, وہ تو نہیں ہوگا نا, کیونکہ ہم نے اپنا وہ رائٹ کیا. لیکن جو عدالت میں یہ جو ایک میس بن رہا ہے دوبارہ سے, جو کہ نہیں بننا چاہیے, وہ کوئی بڑا, میں نہیں سمجھتا یہ کوئی بڑی ڈیبیٹ بن رہی ہے. چند لوگ ہیں جو جن کے مطابق یہ آئینی ترمیم نہیں ہوئی, جو پہلے بھی ایک پارلیمنٹ اور جو جوڈیشری کی ایک جنگ چل رہی تھی, اس کی کو بڑا اس کو اور وہ طول دے رہے تھے, اور اس سے ہم نے دیکھے کہ کس طرح کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمیں نظر آئی اور سارا کچھ ہوا. تو اب یہ چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں. تو اب بھی جب وہ یہ اس طرح کا کرتے ہیں, اب یہ جو آج انہوں نے جو ہے جو توہین عدالت کے اوپر کمیٹیوں کو بھی اور ججز کو بھی جو ہے وہ شامل گفتگو کیا, اس کے اوپر کسی نے سپورٹ نہیں کیا اس کو. کسی نے بھی اس کے حق میں جو آئی سی اے تھا, انٹر کورٹ اپیل, اس کے اندر کسی نے فیوریبل بات اس کے اوپر نہیں کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو طلب کر لیتے, ان کے ساتھ کوئی مکالمہ ہو جاتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک ہارٹ برن ہے, اور وہ ہارٹ برن جو ہے وہ باہر تھوڑے عرصے بعد کسی نہ کسی کامنٹ کے اندر, کسی نہ کسی چیز کے اندر وہ بار بار ابھر کے آتا ہے. ابھی ابھر کے آ گیا. لیکن میرے خیال سے بات یہی ہارٹ برن کی ہے. مگر دیکھیں نا, پورا سسٹم تو تبدیل ہوا ہے نا. یہ آخری پوائنٹ میرا دیکھیں, اب یہ انہوں نے جو آج سنا نا جی 26ویں ترمیم کے مطابق انہوں نے وہ سیٹ کر لیا. اب اس کی 3 ہفتے کی انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے. تو جہاں وہ کام سیٹل ہونا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا, کہ اس کا ریویو ہو جائے, وہ 3 ہفتے بعد اس کی ڈیٹ ہے, وہ کر لے گی. جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کو دیکھ لے گی. اچھا, میں رانا صاحب کی بات کو بالکل تسلیم کرتے ہوئے ایک جملہ کہوں. پارلیمان کے پاس اختیار ہے, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پارلیمان 2/3 میجورٹی سے آئین کو تبدیل کر سکتی ہے, پارلیمان کے پاس اختیار ہے, یہ بات بالکل درست ہے. لیکن سوال ایفیکٹیولی یہ ہے, جو 26ویں ترمیم کا بھی بنیادی سوال ہے, کہ کیا پارلیمان کا یہ اختیار انبریڈلڈ ہے؟ کیا وہ کچھ بھی ترمیم کے تھرو آئین کا کوئی سٹرکچر بھی چینج کر سکتے ہیں؟ تو سپریم کورٹ کا 15 ممبر بینچ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ پارلیمان ایسی ترمیم نہیں کر سکتی جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو خراب کرتی ہو. یہ استحقاق آئین نے پارلیمان کو نہیں دیا, کسی اور نے نہیں. آئین کی انٹرپریٹیشن کے مطابق یہ استحقاق پارلیمان کے پاس. مرتضیٰ صاحب, آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ آئین کا, پارلیمنٹ کا پھر کیا اختیار ہے, ایگزیکٹو پاورز, اور اس کے علاوہ جو آپ کی مقننہ کی طاقت ہے وہ کہاں رہے گی؟ اور پھر 26ویں ترمیم نے بہرحال جو انتظامی ڈھانچہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئینی ڈھانچہ, اس کو کچھ تھوڑا سا تو کافی زیادہ بلکہ ڈسٹرب کیا ہے, نہیں؟ میرے خیال میں جو خالق اور مخلوق کا جو تعلق ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے. اس پارلیمان نے آئین کو جنم دیا.
जो कागज़ की जो किताब है जो पार्लिमान ने तख्लीक की है, उसने पार्लिमान को जब तख्लीक नहीं किया। ठीक। जो 15 रुकनी जो बेंच है वो अहम होगा, लेकिन उससे ज़्यादा अहम जो है वो 25 करोड़ लोग हैं। आपका ये आइन का जो प्रीएम्बल है वो यही कहता है कि ऊपर कायनात का मालिक अल्लाह है, लेकिन नीचे जो अवाम है उसके मुंतखब नुमाइंदे फैसले करेंगे। जो जुब्बा पहने हुए जो सियासतदान अगर जज बन जाएंगे उनका अख्तियार नहीं है। तो इससे ये जो अंडे और चिकन की बहस जो है वो हम करते शायद कई साल लग जाएंगे, लेकिन दिन के खात्मे पर अख्तियार अवाम का है और उसके मुंतखब नुमाइंदों का है। गलत आईनी तरमीम करेंगे, बहुत सारी गलत तरमीमें हुई हैं जो मुस्तरद हुई हैं। वो 8वीं तरमीम याद है आपको, 58(2) याद है। तो अगर ये तरमीम गलत है तो इसको ठीक करने का अख्तियार भी अवाम और उसके मुंतखब नुमाइंदों को है, किसी खुश या नाराज जज के पास ये अख्तियार नहीं है। ठीक है, लेकिन सुलंगी साहब उसके साथ साथ चले इसको, अगर हम ये तो बहस फिर लंबी होती चली जाएगी। ये जज फैसला कर सकते हैं, जो कि आज लगता भी है कि एक कदम पीछे हटे हैं। मंसूर अली शाह साहब ने भी ये कहा कि ठीक है हम इस मामले को जो है इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब के ऊपर छोड़ते हैं कि वो कैसे सेटल इसको करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप हुकूमती इकदाम को देखें ना, जिस तरह से पीका ऑर्डिनेंस पे है, हम और आप सारे जो है वो पिछले जब गवर्नमेंट लेके आई थी उस वक्त हमने इसके ऊपर एहतजाज किया था। अब अथॉरिटी बन गई है, सजाएं मिल गई हैं। तो मुझे बताइए इस तरह के कवानीन को फिर कौन चाहे? पहले भी ये स्ट्राइक डाउन हुआ था हाई कोर्ट के अंदर, इस तरह के कवानीन हुए थे। क्या आपको लगता है इनका भी मुस्तकबिल ऐसा हो सकता है? मैं हाई कोर्ट हो या कोई भी अदालत हो उसके इस अख्तियार को नहीं मानता जो कि पार्लिमान के अख्तियार से मुतसादिम हो। पार्लिमान आज गलत फैसला करेगी, कल उसको ठीक कर लेगी। जजेस को ये अख्तियार नहीं दिया जा सकता। या तो आपकी अदलिया की शानदार तारीख होती, मौलवी तमीजुद्दीन केस से लेकर बंदियाल साहब तक, जिस तरीके से हर डिक्टेटर को उन्होंने जायज़ करार दिया है, हर गलत को उन्होंने सही करार दिया है, तो मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। मेरी यादाश्त में ऐसा कोई सुनहरी दौर आया नहीं है जिसकी वजह से मैं किसी अदालत को यह अख्तियार दूं कि पार्लिमान के बनाए हुए कानून को स्ट्राइक डाउन कर दे। तो इसमें आपको लग रहा है कि इसके अंदर ये मौजूद है कि कवानीन को भी और खास करके जो फुल कोर्ट के हवाले से मामलात है मज़ा बढ़ सकता है? जी, वो बढ़ता है तो बढ़े। पहले भी तनाज़ात हुए हैं, ये कोई हमारी जो तारीख है उसके अंदर ये कोई पहला तनाज़ा नहीं होगा। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नाराज जज जो है वो चीफ जस्टिस को डायरेक्शन दें कि जी आप फुल कोर्ट बनाएं। इस वक्त मुल्क का जो आइन और कानून है, आईनी मामलात आईनी बेंच में तय होंगे। बेहतर होता कि वफाकी आईनी अदालत बन जाती जिस तरह के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था। वो नहीं हुआ, तो अब ये जो पेचीदगियां हैं उससे हम निपटेंगे। अच्छा, शौकत यूसुफ सही साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन पे अब हैं क्योंकि आपका वो अनस्टेबल हो गया लिंक, लेकिन मैं साथ आपकी छोटी सी गुजारिश में करूं जी। सुलंगी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन क्योंकि कानून की बात हो रही है तो एक बात वाज़ेह करनी ज़रूरी है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है कि शायद ये पावर नहीं होनी चाहिए अदालत के पास किसी पार्लियामेंट के कानून को स्ट्राइक डाउन करने की, लेकिन मैं वाज़ेह करता चलूं कि 1862 से माबरी वर्सेस मैडिसन के पहले केस के बाद से दुनिया का कोई आईनी जमहूरियत ऐसी नहीं है, एक भी दुनिया के अंदर आईनी जमहूरियत ऐसी नहीं है जहां पे जुडिशरी के पास कानून को स्ट्राइक डाउन करने की पावर ना हो। कोई भी नहीं, वो तो है। वो तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे कवानीन स्ट्राइक डाउन हुए हैं। तो ये पावर, जहां से आपने पीका की बात शुरू की, क्या ये पावर जुडिशरी के पास एग्जिस्ट करती है? निजाम चेंज कर दें तो कर दें। पाकिस्तान कोई मुनफरिद मुल्क नहीं है। दुनिया के 200 के करीब कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज हैं जिन सब में पावर मौजूद है, पाकिस्तान में। अच्छा, पीका के ऊपर शौकत साहब, इससे पहले कि मैं राना साहब से पूछूं कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपके अपने सेनेट के कमेटी के जो चेयरमैन थे उन्होंने आज उसके हक में वोट किया है, और फिर आप लोगों के कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी वॉकआउट हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी में खास करके वॉकआउट हुआ है, और उसमें भी। तो मुझे बताइए कि क्या फैसिलिटेट किया गया इस तरह से, सब लोग एक पेज पे हैं कि इस तरह के कवानीन बनाए जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से पीका का कानून जो है ना, वो तो बस अब पाकिस्तान के अंदर
जो इजहार राय की जो छोटी मोटी आज़ादी थी वो भी तो अब ख़त्म होती जाएगी। आप देखेंगे इसके खिलाफ अब कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। वैसे भी आप देखें चादर चरदीवारी का तकद्दुस तो ख़त्म हो गया है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, इंसाफ नहीं है। तो अब ये देखा जाएगा कि मरियम बीबी के खिलाफ अगर किसी ने कुछ लिख दिया है तो उसको जेल जाना पड़ेगा। तो ये तो पर्सनल उसमें इंतकामी सियासत के अंदर ये बहुत ज़्यादा इन हो जाएगा, इंतकामी सियासत इन हो जाएगी इसमें। और आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही खतरनाक कानून है। और जो आप अभी जिस तरीके से प्रोग्राम हो रहे हैं, जिस तरीके से लोग अपने जिस तरह दूसरे मुल्कों के अंदर अपनी बात करते हैं, तो फिर तो आप मुखालिफत में बात भी नहीं कर सकेंगे। आप किसी को ये भी नहीं कह सकेंगे कि ये जो अब यानी वाइट कॉलर क्राइम तो पाकिस्तान में आज तक साबित हो ही नहीं सका। वो सही है शौकत साहब, लेकिन चूंकि आप खुद सहाफ़ी रहे हैं और मुझे मतलब बहुत सारे लोग जो है फेक न्यूज़ के विक्टिमाइज भी उसको रहे हैं विक्टिम, आपको नहीं लगता कि फेक न्यूज़ तो बहरहाल मौजूद है और उसका जिस तरह से फैलाव है और अनफॉर्चुनेटली सियासी जमातें उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, उसको फिर कैसे रोका जाएगा? ये सवाल तो अपनी जगह पे है। बिल्कुल, ये देखें, ये तो जब पीए फ्यूजन में था मैं उस वक्त भी ये बहुत सारे जो हमारे उस वक्त के जो सीनियर जर्नलिस्ट होते थे वो बड़े रिस्पॉन्सिबल होते थे जी हाँ, और वो इस चीज को डिस्करेज करते थे अपने अंदर। वो ये बार बार अब निसार उस्मानी साहब का नाम लूं मैं और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमेशा कहते थे कि बेटा गलत खबर ना दे और किसी की पगड़ियां ना उछाला करें। ये मुझे आज भी याद है उनकी बातें। तो आज चूंकि ये इसमें कोई शक नहीं है कि जब से सोशल मीडिया का दौर आया है तो सहाफत तो तकरीबन मतलब वो सहाफत अब नहीं रही है, लिखने में तो वैसे ही खत्म हो गई है। जी हाँ, ऐसे ही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आ गया। पहले लोग सोचते थे, जो भी लिखते थे ना उस पर सोचते थे कि हम क्या लिखें, बार बार उसको क्रॉस करके फिर लिखते थे और जाके जब लोग पढ़ते थे उसे तो एक सॉलिड चीज होती है। आज क्या है, आज आपने मुझे कॉल कर दी, मैं आपके सामने लगा हुआ हूँ, जो मैंने कह दिया वो लोग सही बात है, वो दूसरों तक पहुंच गई बात। मैं सही हूँ, झूठा हूँ, जो भी हूँ, आवाम तक तो मेरी बात पहुंच गई ना। हाँ, लेकिन ये तो आवाम को फैसला करने कौन सा, लेकिन जब आप एक उसकी इंटेंशन जैसे होती है कि फेक न्यूज़ को इस हिसाब से किया जाए। अब देखिए, आप ही ने जो बात की है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, अगर मरियम साहिबा के खिलाफ कोई चीज़ हुई है और उसके ऊपर मुकदमा हो गया, जो डॉन अखबार ने रिपोर्ट भी किया है, तो मुझे बताएं कि फिर कौन सी आज़ादी रह जाएगी? मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स तो जाता है कि बड़े प्राइवेट होते हैं। नहीं, देखिए आजकल जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप प्राइवेट तो कतई तौर पे नहीं है, हज़ारों की तादाद में लोग उसमें होते हैं। और व्हाट्सएप का मीडियम फेक न्यूज़ फैलाने में बड़ा एक कलीदी किरदार अदा करता है, जहां उसके 200 या 1000 फ़वाइद भी होंगे। देखें, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक बड़ी सिक्योरिटी चैलेंजेस उसके सामना करना पड़ रहा है। मुल्क के अंदर दहशत गर्दी है, फिर यहाँ फेक न्यूज़ जो है वहाँ वो एलिमेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं, लोगों की जहन साजी की जाती है, बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं इस मुल्क की। तो हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी को नंबर 1 अब ये नेशनल सिक्योरिटी तो सबसे सबसे बड़ा सवाल है कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है कि हमारी मैं ब्रेक ले लूँ, उसके बाद मैंने इसी पे आना है, आपसे बात करनी है। नेशनल सिक्योरिटी क्या है, किसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते? ये वेग टर्मिनोलॉजी जो है, ये इसका कहाँ कब इस्तेमाल होता रहा है, क्या आगे नहीं होगा? और क्या इसी को सामने रखते हुए आप आज़ादी इजहार के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। राना साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो नया आपका कानून है, ये कहता है जी गैर कानूनी मवाद की तारीफ में इस्लाम मुखालिफ, मुल्की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद, जाली झूठी रिपोर्ट्स शामिल होंगी तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई, उसमें फिर आगे उन्होंने लिखा है इदारों के खिलाफ जो भी है, और 20 लाख जुर्माना, 3 साल कैद जो है वो रखी गई है। मुझे ये बताएं कौन इसकी डेफिनेशन करेगा? यही आर्टिकल 19 में भी यही है और वहाँ पे भी अभाम है। इसको कैसे, कौन किस जगह पकड़ा जाएगा? कौन देखें, सबसे पहले तो आज़ादी इज़हार राय के ऊपर तो कोई कदगर नहीं होनी चाहिए, ये तो हम सब एग्री करते हैं और हमारे इस हुकूमत का भी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी यही मौक़िफ़ है। ये उसके खिलाफ कोई मुहिम नहीं है, ये तो फेक न्यूज़, झूठी न्यूज़
جو پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں, جو نقصان پہنچاتے ہیں, اس کے خلاف. اور دیکھیں یہ ایسے نہیں ہے, آپ نے ڈیفائن کیا ہے کہ ہیٹ سپیچ کیا ہے, آپ نے ڈیفائن کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کیا ہیں, جس کی ڈیفینیشن نہیں تھی. اور اب جو اتھارٹی بنائی گئی ہے, وہ اتھارٹی جو ہے ڈیفینیٹلی اس کے اپنے قانون ہوں گے, اس کا ایک اپنا میکینزم ہوگا کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے گا. یہ تو نہیں واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی اگر بات کر رہا ہے کوئی جو کہ محدود پیمانے کے اوپر ہے, اور وہ کسی کے اوپر تنقید کرتا ہے, کوئی کھل کے بات کرتا ہے, اس کے اسکرین شاٹس بھی جو ہیں اس کے اوپر بھی آپ قطعی طور پہ نہیں. دیکھیں یہ تنقید پہ نہیں ہوا نا. اب وہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح کی اس نے پروپیگنڈا کیا یا فیک نیوز یا جھوٹی خبر پھیلائی. سیاستدان کے خلاف اگر کوئی پروپیگنڈا بھی کر دے, ایک سیاستدان ہے, ایک پبلک آفیشل ہے, ہم نیشنل سیکیورٹی کی بات نہیں کر رہے, فورن ریلیشنز کی بات نہیں کر رہے, کنٹیمپٹ کی بات نہیں کر رہے, ریلیجن کی بات نہیں کر رہے. ایک سیاستدان ہے, میں کہتا ہوں عمران خان صاحب بہت فضول آدمی ہے, ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر لکھ دیتا ہوں, اگر ان کی حکومت ہوگی مجھے اٹھا لیں گے جس طرح کہ آپ نے اس کے اندر کیا. نہیں دیکھیں, اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں بات یہ عمران خان صاحب پہ نہیں اٹھائیں گے آپ کو. جی میڈم آج کل تو بالکل بھی نہیں, آج کل تو ہو سکتا ہے تمغہ بات دے دیں. میڈم گزارش یہ ہے کہ فیک نیوز کا بھی آپ نے لفظ یوز کیا اس قانون کے اندر, فیک نیوز کا لفظ اس قانون کے اندر فیک کا لفظ استعمال ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی میں کل آپ اپوزیشن میں ہوں, ٹھیک بات ہے, کوئی ڈیفینیشن نہیں, آپ اپوزیشن میں ہوں گے, آپ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں آئین کا تقدس نہیں ہے, آپ اس کے اوپر بھی اندر جا سکتے ہیں. یہ چیزیں ثابت ہوں گی نا, یہ ایسے ہی تو نہیں ہو جائے گا نا. وہ اتھارٹی جو ہے وہ اس کو دیکھے گی, اسٹڈی کیا جائے گا, اس کے اوپر فیصلہ, اس کو آپ اپیل کر سکتے ہیں. یہ سارا ایک میکنزم ہے. اس کو اس طریقے سے دیکھیں, میں نے 2 سال کورٹ میں کیا, میں نے سیڈیشن کیس میں بھگتا ہے, میں آپ کو بتا سکتی ہوں ایگزیکٹلی کہ کیا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھیں نا, جو ورکنگ جرنلسٹ ہے, آپ اس کو تو سامنے رکھیں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے. ان جو فیک نیوز پھیلانے والے ہیں ان کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی. دیکھیں اب یہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر سیاستدان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے تو کیا سیاستدان کی عزت نہیں ہے؟ اس کے خلاف اگر کوئی جھوٹا پروپیگنڈا کرے گا, ڈیفیمیشن کریں, آرٹیکل 19 کے اندر پروہیبیشن تو نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, سوشل میڈیا جو پورا نہیں میں بتا, دیکھیں سوشل میڈیا پورا اس ایمبٹ کے اندر نہیں تھا. سوشل میڈیا کا آرکیٹیکچر بڑی تیزی سے چینج ہوا ہے. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس 5 سال پہلے تو نہیں تھی, تو یہ قانون آپ کو اپڈیٹ کرنے پڑتے ہیں. ان قانون کو اپڈیٹ کیا گیا ہے. آج آپ دیکھیں کہ سیاسی کو سامنے رکھتے ہوئے قوانین بنائیں گے, آپ کے اوپر بھی آئیں گے. رانا صاحب یہ غلط, دیکھیں آپ نے ہی شروع کیا تھا, پھر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے اس کو لیڈ کیا. میں ایک اور کنفیوژن میں دور کروں, دیکھیں یہ پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این نہیں ہے, یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو اس قانونی ایمبٹ میں لانے کا مقصد ہے کہ جو ایک ان ریگولیٹڈ ایک پورا نظام چل رہا ہے, اور اٹ از لیڈنگ. آج ڈیجیٹل میڈیا, آج قانون سے ڈر نہیں لگتا, قانون کے استعمال سے ڈر لگتا ہے. دیکھیں اب استعمال ٹھیک ہونا چاہیے. دیکھیں اگر استعمال غلط ہوگا تو ہم بھی آپ کے ساتھ بولیں گے, استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے. مریم نواز صاحبہ کا ایک واٹس ایپ کامنٹ کے اوپر ایک بندے کو پکڑ لیا, آپ کے خیال میں درست استعمال ہے؟ نہیں دیکھیں واٹس ایپ, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ابھی اس کی ڈیٹیل وہ کہہ رہے ہیں, چلے آپ سے پھر اس پہ بات کریں گے, آپ ڈیٹیل لے لیں, ہو سکتا ہے کامنٹ نہ ہو, ویڈیو ہو, لیکن پھر بھی. شوکت یوسف زئی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پھر میں سولنگی صاحب کے پاس آتی ہوں. فیصل صاحب جو تھے وہ چیئرمین تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے ووٹ نہیں کیا, لیٹ می کریکٹ مائی سینٹینس جو میں نے پہلے کہا تھا, لیکن وہ اس کے چیئرمین تھے. اور پھر آپ لوگوں کا واک آؤٹ نیشنل اسمبلی سے, یہ آپ لوگ بھی تو پھر کیا شریک جرم نہیں ہے؟ لیکن کیا آپشن تھا ادھر؟ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے اکثریت کی بنیاد پہ قانون جو وہ پاس تو ہو جاتا ہے. اب یہ تو ڈریکونین لا ہے, یہ تو مختلف حربے استعمال ہو رہے ہیں کہ کس طرح کنٹرول کیا جا سکے. حکومت کے خلاف جو لوگ کھل کر بول رہے ہیں وہ کیوں بول رہے ہیں, ان کو کیسے ڈرایا جائے, کیسے دھمکایا جائے, یہ ساری وہ ٹیکٹکس آپ کو بھی پتا ہے. ورنہ یہ جو فیک نیوز کی بات کر رہے ہیں یا ہیٹ اسپیچز کی بات کر رہے ہیں, تو جو اگر آپ عطا تارڑ صاحب کی اسپیچ سنیں تو اس میں کیا پھول برساتے ہیں وہ, یا مریم بی بی صاحب جب اپوزیشن میں جائیں گے اسی قانون پہ شاید دھر لیے جائیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب مریم بی بی جب اسپیچ کرتی ہیں تو آپ ان کا بھی دیکھیں. وہ عمران خان سے شروع کرتی ہے, عمران خان پہ ختم. 10 منٹ میرے خیال سے اس کے بغیر وہ اسپیچ بھی نہیں کر سکیں گی اگر عمران خان کا نام نہ لے, ان کے خلاف بات نہ کریں. تو اصل چیز کیا ہے, دیکھیں یہ ملک ہے, اس میں سب سے اہم چیز شعور پیدا کرنا ہے, اویئرنیس لانی ہے. آپ اویئرنیس تو لا نہیں رہے ہیں, قوانین بناتے جا رہے ہیں. بھئی آپ نے کتنی محنت کی ہے اس کے اوپر, کتنا آپ نے کہا ہے کہ جی یہ قانون ٹھیک نہیں ہے. اس طرح پہلے لوگوں کو اویئر کریں کہ جی یہ قانون ہم بنا رہے ہیں, اگر آپ نہیں مانتے تو اس کی ایسے ایسی سزا ہوگی, اتنا جرمانہ ہوگا. آپ لوگوں کو اویئرنیس نہیں دے رہے ہیں اور ڈرا دم. اب آپ دیکھیں نا ٹریفک پولیس جو ہے, عام ڈرائیور جو ہے, اس کو آپ اویئرنیس نہیں دے رہے کہ یہ جو زیبرا نشان ہے کس چیز کا ہے, یہ فلاں نشان کس چیز کا ہے.
आप डायरेक्ट उसको स्ट्रिंग दे देते हैं सर्टिफिकेट हवाले। अब ये वैलिड पॉइंट है सोलंकी साहब, अगर मैं इसको इस तरह से करूं, बिल्कुल जो यूसुफ ज़ई साहब कह रहे हैं कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज़ का सबसे बेहतरीन हथियार है। अगर आप रसाई देंगे इत्तलात तक तो फेक न्यूज़ या झूठी खबर नहीं फैलेगी। वो तो पाकिस्तान में हो नहीं रहा। और फिर किस मकसद के लिए, ये किन मकासद के लिए जो है ये बनाया जा रहा है इतने इबहाम के साथ ये कानून इतनी जल्दी में? देखें, मालूमात तक रसाई का जो हक है वो तो अब जो 18वीं तरमीम में जो आर्टिकल 19 में तरमीम करके 19A जो डाला गया वो उसी हवाले से है। अब उसकी कारकर्दगी को भी देखना होगा। लेकिन बात यह है कि आपने अभी बात की खुद आइन की और आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19 में भी जो इज़हार राय की आज़ादी है वो मुतलक नहीं है। अगर आप कहें तो आपके जो नाजरीन हैं उनके मफाद में मैं पढ़ देता हूं कि वो शुरू कहाँ से होता है। इस्लाम की अजमत या पाकिस्तान या उसके किसी हिस्से की सालमियत, सलामती या दिफा, गैर मुमालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, अमन आमा, तहजीब या अखलाक के मफाद के पेश नज़र या तौहीन अदालत, किसी जुर्म के इर्तिकाब या उसकी तरगीब से मुतालिक कानून के ज़रिए आयद करदा मुनासिब पाबंदियों के ताबे। ये इतनी सारी तमीज़ के बाद एक जुमला है कि हर शहरी को तकरीर और इज़हार ख्याल की आज़ादी का हक होगा और प्रेस की आज़ादी। मशरूत है, तो मशरूत है, वेग है ये। हम इस पे हम तनकीद, मैं तो खुल के लिखती रही हूँ इसके ऊपर कि ये खुद एक वेग वो शिक है सर। लेकिन इसमें सियासी तनकीद का कोई मसला नहीं। हाँ, आप इसमें जितनी मोरालिटी, इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फॉरेन रिलेशंस, नेशनल सिक्योरिटी, सियासी इसके अंदर कोई कदर नहीं है। सियासी तनकीद अभी भी कोई उसको रोक नहीं रहा। तनकीद की नहीं है और बात सियासी तनकीद की नहीं है। बात यह भी है कि हमारे मुल्क में एक आइन की जो तरमीम थी उसको इफ्तिखार चौधरी ने कनपट्टी पर बंदूक रख के उसको 19वीं तरमीम करवाई थी। आपको याद है या नहीं याद है? और फेक न्यूज़ जो है वो किस हद तक मसला है। आपके गवर्नर जो है वो कत्ल किए गए फेक न्यूज़ पे। अभी हाल ही में एक बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की एक झूठी खबर पर, बिल्कुल वो अपनी जगह दुरुस्त है। हम सोलंकी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर उसको डील करना कैसे है ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। पूरी दुनिया में ये मसला है, ये भी बात सच है। साद रसूल बैठे हैं ना आपके साथ, जी जी जी, उनसे पूछे कि दूसरे मुल्कों में लाइबल और डेफेमेशन, बर्तानिया में दूसरों में करोड़ $, और पाउंड खर्च करके। सर आपने दुरुस्त फरमाया, हमें अपने डेफेमेशन के लॉज ठीक करने चाहिए। सर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो कौन ठीक करेगा, कौन ठीक करेगा? लेकिन इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस जो है वहां पे उनके क्रिमिनल सजाएं। मैं मैडम इसमें गुजारिश करूं, सोलंकी साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा मैं सर ब्रेक ले लूं, एक जुमला। सोलंकी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। नहीं ठहरे में उनकी बात मुकम्मल हो जाए। जी सोलंकी साहब, जी 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 जी। बात ये है कि हमारे जो इतने जो अजीम जो ज्यूरिस्ट पैदा हुए हैं उसमें कितने लोगों ने लाइबल और डेफेमेशन के लिए कोई बेहतरी की है। मुल्क के वजीर आजम है शहबाज शरीफ, उनको लाइबल पे इंसाफ नहीं मिला, नजम सेठी को नहीं मिला, तो मुझे और आपको कहां से मिलेगा? मगर सर देखिए मिलता है बहुत सारे केसेस में। अभी मोहसिन कियानी साहब ने जो सोलंकी साहब की बात है, सोलंकी साहब की बात दुरुस्त है। हाँ। इस मसले को सॉल्व करने का तरीका ये नहीं है कि आप स्पीच को क्रिमिनलाइज कर दें। हाँ। इसको सॉल्व करने का तरीका आपने सर कर दिया, आपने 3 साल जेल कर दिया। झूठ को, प्रोपेगेंडा को, गलत खबर को, तनकीद को नहीं, आप डेफेमेशन के कानून को, जो आपके पास 2002 का डेफेमेशन का कानून है, जिसमें बिल्कुल आपने भी दुरुस्त फरमाया, सोलंकी साहब ने कहा कि उसमें लोगों को सजाएं नहीं होती, सारी दुनिया में होती हैं। आप उस कानून के स्पेशल कोर्ट्स बना दें। हाँ। आप उसकी ट्रेनिंग कर दें, आप उसकी प्रोसिक्यूशन बेहतर मगर इसको पॉलिटिकल डेफेमेशन के कानून को बेहतर करेंगे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम जरूर इसके ऊपर बात करेंगे। भी बात करनी है कि आगे कोई और भी लॉन्ग मार्च आ रहा है कि नहीं, क्योंकि खान साहब ने एक नई जो हिकमत अमली के तहत लोगों को तब्दील किया है, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारा पैनल भी, और वक्त बहुत कम है, तो राना साहब आपसे और यूसुफजई साहब तो हमारे साथ थे, लेकिन सोलंकी साहब से भी हमने बात इस पर करनी है। ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हुए, चेयरमैन सेनेट साहब कहते हैं कि मैं इसीलिए आ भी नहीं रहा, यानी जो लग रहा है बात भी सुनी है उनकी, क्यों एजाज चौधरी साहब को नहीं लाया जा रहा? देखिए, मेरे ख्याल से जब प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो है वो इशू कर दिए जाए तो उनको पेश कर देना चाहिए, और पंजाब ने ये कहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से उनको पेश नहीं किया जा रहा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जल्द जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको पंजाब क्लियर करके उनको पेश कर देगी। तो मेरा तो यही मौक़िफ़ है कि पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स है ना, तो ये तो फिर अजीब सी बात नहीं है कि मतलब सेनेट और ऐवान बाला और पार्लियामेंट की इज्जत और ये सब, ये कहाँ फिर? नहीं, देखिए, मैं तो इस चीज़ को तस्लीम कर रहा हूँ कि उनको पेश करना चाहिए। हाँ। तो जो भी ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इनको जल्द दूर करके उनको जो है वो बिल्कुल असेंबली में पेश करना चाहिए। सेनेट में उनको इजाज़त होनी चाहिए आने की, क्योंकि जब एक चेयरमैन सेनेट जो है उन्होंने एक उनकी अथॉरिटी है। बिल्कुल। सोलंकी साहब, आप क्या देखते हैं फिर ये, चूँकि आखिरी एक मिनट है, तो मैं आपसे जान लूँ कि क्या फिर पार्लियामान की ये सब मामला क्या है सर? मेरे ख्याल में गिलानी साहब हमारे बुजुर्ग भी हैं, दोस्त भी हैं, वो अहम हैं, लेकिन जो तराजू है उसमें कंसर्न्स का जो पलड़ा है वो भारी है। पहले भी भारी रहा है। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ और दूसरे जितने भी हैं, जब पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त भी कंसर्न भारी थे, और शायद जब तक हमारे जो हालात हैं वो ठीक नहीं होते तब तक कंसर्न्स का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। साथ योर टेक, फिर मैं वाइंड अप करूं। मैडम, आप ज़रूर वाइंड अप करें। मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा कि राना साहब हुकूमत के एक इतने मुनासिब और रीज़नेबल शख्स हैं जो उस आर्गुमेंट को स्ट्रेच नहीं करते जो फॉर एग्जांपल तारड़ साहब और दीगर लोग कर जाते हैं। इनको हुकूमत मुश्किल में डालना बंद करे। ये जो इन्होंने अभी फ्रैंकली कंसीड कर दिया कि लेके आना चाहिए, मैं नहीं जानता क्यों, कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, कुछ इदारों की तकरीम बाकी रह जाएगी तो सिस्टम आगे भी चल सकेगा। अदालत के फैसलों की तकरीम, स्पीकर सेनेट के चेयरमैन सेनेट के फैसलों की तकरीम, अगर इदारों की कुछ तकरीम बच जाएगी तो इस सियासी लम्हे से आगे भी ये सिस्टम चल पड़ेगा। अगर इस वक्त में हम इन तमाम इदारों को बेतौकीर कर देंगे तो जब रीबिल्डिंग प्रोसेस होगा तो इन सब को रीबिल्ड करना पड़ेगा। इनमें से किसी एक पे भी आवाम बहुत शुक्रिया। और इस सब को करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर मामलात को जो है वो लाना पड़ेगा। इज्जत, बिल्कुल वोट को इज्जत के साथ साथ पार्लियामान को भी इज्जत देनी पड़ेगी, तब मामलात जो है वो हल होंगे। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।